अब देख सकते हैं कोई जमीन है, उसका 1954 से जमाबंदी है और उसी आधार पर 1985 का खतियान है। मतलब अगर बात करें 1954 में तो उनके नाम से जमाबंदी जो है वो तैयार हो गया, और फिर 1985 की अगर बात करें तो वो उसी हिसाब से उनका खतियान भी है। और जमीन का केवाला 1962 का बिना म्यूटेशन का विक्रेता का जमाबंदी भी नहीं है ना। कोई भी जो है यहाँ पर ऐसा पेपर नहीं है जिसके की मालिकाना हक साबित हो। कब्जा खतियान के अनुसार है, सीधी सी बात है, कब्जा का जो खतियान के अनुसार है। लेकिन 1954 में जिसका जमाबंदी है उसी के आधार पर जो खतियान बनाया गया है, यहाँ पर खतियान बनाया गया है। लेकिन जिनका जमाबंदी है अगर वही उस जमीन को बेच चुके हैं, है ना, 1962 का केवाला जो है उसमें जब देखा जाएगा तो विक्रेता बेचने वाले वही हैं जिनका 1954 में जमाबंदी है और कोई नहीं है। तो ये जो खतियान बन गया वो गलत तरीके से बन गया, ये माना जाएगा। ये गलत तरीके से जो है यहाँ पर बन गया, गलती से बन गया आप कह सकते हैं। तो अब इसका होगा सुधार। अब रही बात यहाँ पर एक सबसे बड़ा चीज ये है कि कोई जमीन को खरीदता है, ये जो है उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। खास करके सवाल पूछना भी लाजमी है कि 1962 में कोई जमीन खरीदता है, वर्तमान में अगर देखा जाए तो उसके पास कब्जा नहीं है ना, कब्जा दूसरे का है। जब उसको वेरीफाई किया गया, देखा गया कि नहीं, कभी उसका कब्जा था ही नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल होता है। अब वो व्यक्ति कोई जमीन खरीदता है, कोई संपत्ति खरीदता है, उसका कब्जा है ही नहीं, तो ये आप समझ सकते हैं कितना बड़ा समस्या है, कितना बड़ा सवाल है। तो ये इस पर जो है आखिर होगा क्या, आखिर क्या करना चाहिए और क्या इस पर जो है निष्कर्ष निकल सकता है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यहाँ पर इसको समझ लें। वर्तमान में जब वेरीफाई करता है तो उसका व्यक्ति का जो खरीदा है, केवाला लिया है, पैसा देकर जमीन लिया है, कब्जा नहीं मतलब उसके पास है। कब्जा नहीं रहने के कारण वो उसको कोर्ट जाना चाहिए। ठीक है, अब कोर्ट जा रहा है, उसके अलग अलग दलीलें हो सकते हैं, हो सकता है कि कानून उसके पक्ष में फैसला दे दे, लेकिन ये तो गलत है। इस प्रकार का जो समस्या है वो वर्तमान में उत्पन्न होते हैं और इस समस्या का जो समाधान यही होगा कि जब मामला कोर्ट में जाएगा, देखें ये होता है कि सही में अगर ये विक्रेता जो है या जिसका पहले जमीन था वही बेचा है तब तो ये जमीन एक तरह से चला जाएगा। लेकिन मान लेते हैं फर्जी कोई केवाला बना लिया है, ठीक है, खतियान के अनुसार सारा कुछ सही है, जिसका खतियान है वही कब्जा में है, जिसका जमीन है वही कब्जे में, कोई फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिया है, तो फिर वो ज़्यादा समय तक जो है वो चलने वाला नहीं है। हो सकता है कि वो फर्जीवाड़ा में उसके ऊपर जो आरोप अगर साबित हो जाते हैं तो उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। सवाल है, हेलो सर, क्या मैके में रह रही एक माँ अपनी पैतृक संपत्ति जमीन को अपने 3 बेटियों को ना देकर जो है एक बेटी को दान पत्र में रजिस्ट्री करके 3 माह बाद मृत्यु लोक चली जाती है, जिसका दाखिल खारिज होने की स्थिति में क्या 2 बहन, तो 2 बहन जो है ना, सबसे पहले जो अपनी संपत्ति है वो दान पत्र में जो है रजिस्ट्री अगर की करती है अपनी माँ अपनी पैतृक संपत्ति, है ना, पैतृक संपत्ति जमीन जो भी है, तो देखें माँ का क्या होता है। माँ के केस में अभी फिलहाल अब ये जो है, जो आप पैतृक संपत्ति की बात कर रहे हैं, क्या उस संपत्ति वो आपके दादा की संपत्ति थी, क्या वो आपके संपत्ति परदादा की संपत्ति थी, या मान लेते हैं वो अभी एक तरह से आपके पिता की संपत्ति थी जो कि माँ के नाम आया हो। इन सभी पर जो है दावा किया जा सकता है। लेकिन अगर वो आपकी माँ की अपनी संपत्ति है, माँ के आपके जो है पिता की संपत्ति है, ठीक है, कहने का मतलब आपके दादा, आपके परदादा, हम नाना नहीं बोल रहे हैं, आपकी नानी नहीं बोल रहे हैं, आपके दादा आपके परदादा की अगर प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उसमें पूर्वज की संपत्ति है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो ना दान करने का अधिकार है, ना किसी को देने का अधिकार है, ना वसीयत लिखने का अधिकार है। तो इसीलिए यानी यहाँ पर कानूनी हक में वो ऑब्जेक्शन लगा सकती हैं। और अभी भी अगर ऐसा जो है लगा, आपको लगता है कि पैतृक संपत्ति के साथ ऐसा हुआ है,
तो उनको जहां म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया है उसको ऑनलाइन आप चेक कर लें, जो म्यूटेशन संख्या है उस पर आप अपना आपत्ति दर्ज करा दें। अब वो भी बहुत सारे पोर्टल पे ऑनलाइन के माध्यम से कराए जाते हैं, और ऑब्जेक्शन लगाएंगे, आपका ऑब्जेक्शन सही पाया जाएगा तो म्यूटेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सवाल है कि सर मेरे दादा 4 भाई थे और मेरे दादा और उनके एक भाई के नाम से NH में जमीन है और बाकी के 2 भाई के नाम से जो है वहाँ पर अलग जमीन, जो कि यहाँ पर बात करें सेम एक तरह से रजिस्टर हुआ था, तो क्या उस पे वो लोग टाइटल सूट कर सकते हैं, है ना? आपसी बंटवारा जो है यहाँ पर कोई टाइटल सूट कर सकता है? प्लीज रिप्लाई। देखें, अगर कोई बंटवारा जो हुआ है आपके दादा में, अगर वो बंटवारा मौखिक है, ठीक है, मौखिक बंटवारा है, तो कभी भी वो उस पर जो है अपना दावा पेश किया जा सकता है, यानी पेश जो है किया जा सकता है। लेकिन अगर बंटवारा मौखिक नहीं है, लिखित तौर पर है, ठीक है, क्यों ना पंचनामा के आधार पर हो। अब पंचनामा के आधार पर बंटवारा है और इस पंचनामा के आधार पर सभी का जो है अलग अलग जमाबंदी भी कायम है, और साथ में सभी का जो लगान शुल्क है ना, शुल्क है, वो अलग अलग अपने नामों से जाता है। कह सकते हैं सभी का जमीन का जो रसीद है वो अलग अलग कट रहा है। तो अगर ऐसा है, सभी लोग आज से नहीं बहुत लंबे समय से अपना अलग अलग जमीन का रसीद कटा रहे हैं, तो इतना आसान नहीं है NH वाले जमीन पर दावा करना। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी पूर्वज के नाम से रसीद कट रहा है, तो ऐसा जो है थोड़ा भी मन में आया ना तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, एक बार रोक भी नहीं पाएंगे। आपको प्रॉपर्टी देनी होगी, किसी भी हालत में देनी होगी। सवाल है कि मेरी माँ अकेले हैं, मासी नहीं है और ना ही मामा है, पर नाना के बारे में जो है, नाना के बड़े भाई जो है, नाना के जमीन पर किसका हक होगा। तो देखें, अगर हम बात करेंगे कानूनी हक की, जो हक की बात है, ठीक है, तो मेरी जो है यहाँ पर माँ के नाम की अगर हम बात करें, देखें सीधा सा नाना के ज़मीन पर जो है किसका हक होगा, तो नाना का जो ज़मीन होगा ना, अगर है कि जैसे मामा हैं पर नाना के बड़े भाई हैं, और नाना के ज़मीन पर किसका हक होगा, जो भी नाना का बड़े भाई हो छोटे भाई हो, नाना का जो ज़मीन है उसमें जो एक तरह से अगर आपकी कोई माँ है और उनका अगर कोई भाई है, ठीक है, कह नहीं सकता आपका जो मामा है, दोनों का कानूनी अधिकार होगा। अब नाना का कोई अगर मान लेते हैं बड़े भाई है, तो बड़े भाई का जो परिवार है, उनका जो है परिवार के जो उत्तराधिकारी हैं उनका हक होगा उनके हिस्से की प्रॉपर्टी का। अब कोई नहीं है तो उनके हिस्सा का सारा संपत्ति जो आपके नाना का होगा, और आपके नाना का सारा संपत्ति आपके माँ और मामा का होगा। तो इसी प्रकार से पूरा चेन जो है वो चलेगा। अगला सवाल है सर, आई वुड लाइक टू आस्क दैट माई ब्रदर जो है यहाँ पर सोल्ड 1 प्लॉट ऑफ लैंड विदाउट एनी नॉलेज, आफ्टर दैट माई फादर गिफ्टेड माई वाइफ 1/3 जो है यहाँ पर पोर्शन ऑफ द प्लॉट ऑफ यहाँ 3 खेसार। Again, my brother sold a particular land to his daughter-in-law through sale deed, and he gone through the procedure of mutation. He got rejected the mutation of my wife. देखें, एक चीज है, मान लेते हैं आपके जो है वाइफ का जो मुटेशन है वो रिजेक्ट कर दिया तरह से CO and done mutation his daughter's in-law's favor. I am living in another state. है ना, what is यहाँ पर देखें सीधी सी बात है कि सबसे पहले जो है ना आपका जो एक तरह से वन जो है गिफ्टेड किया यहाँ पर, ठीक है, जो भी है अगर गिफ्टेड किया यहाँ पर आपके वाइफ के 1/3, तो आपका जो म्यूटेशन है सबसे पहले क्या किया गया, अगर कोई भी रजिस्टर्ड डीड जो है वो पहले अगर तैयार किया गया है तो उसका मान्यता पहले होगा, ठीक है, उसका मान्यता पहले होगा। ये बात आप समझ लें। अब मान लेते हैं कि जैसे जो आपके भाई हैं तो वो अगर मान लेते हैं सोल्ड करते हैं सेल डीड के हिसाब से, अगर वो डॉटर इन लॉ के नाम करते हैं, ठीक है, तो डॉटर इन लॉ से पहले अगर आपका सेल डीड बना हुआ है या गिफ्ट डीड बना हुआ है तो फिर आपका राइट है। लेकिन अगर उसके बाद बना हुआ है तो आपका राइट वहां पर नहीं होगा। जो पहले है रजिस्टर्ड डीड में यही होता है,
वसीयत में इसका उल्टा होता है। वसीयत में जितना बाद का वसीयत होगा वही मान्य होगा, पहले का वसीयत का कोई मतलब ही नहीं होता है ना। कोई व्यक्ति 3 बार वसीयत लिख दिया है ना, एक हो गया बहुत पहले लिखा था, और एक तरह से एक यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 2020 में लिख दिया, और एक अभी वर्तमान में जो अगर देखा जाए तो अभी आकर लिख दिया। तो वर्तमान में जो वसीयत लिखा गया है ना उसी का मान्यता होता वसीयत के केस में। लेकिन अगर जमीन की रजिस्ट्री की बात करें अगर यहाँ पर, तो रजिस्ट्री में क्या है कि अगर मान लेते हैं 2020 में आप किसी को जमीन बेच दिए तो अभी बेचने का आपका अधिकार खत्म हो गया है ना, अभी जो है अधिकार ही खत्म हो गया, अधिकार रहेगा तब तो बेचेंगे। तो इसीलिए अगर जो है आपका रजिस्टर्ड डीड पहले का, अब आपको करना क्या है, जो म्यूटेशन आपका रिजेक्ट किया है उसका एक नकल प्राप्त करेंगे। अब कहेंगे ये नकल हम ऑनलाइन निकाल लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इस नकल को निकालने के लिए इसका एक वेरीफाइड कॉपी आपको कार्यालय से ही मिलेगा। नकल निकालने के लिए, म्यूटेशन नकल निकालने के लिए आप जाकर जो है अपने जहाँ भी जो आपका राजस्व विभाग है वहाँ पर आप आवेदन करेंगे, वहाँ उसके लिए फॉर्म भरेंगे, और उसके बाद उसका नकल जो आपका म्यूटेशन का नकल है वो आपको प्राप्त होगा। अब ये नकल के आधार पर आपको जो टाइम पीरियड में जो है आपके अनुमंडल में जो भी रेवेन्यू कार्यालय है वहाँ पर जो भी भू राजस्व विभाग के अधिकारी बैठते हैं, अब उनको राइट है, अधिकार है कि आपके म्यूटेशन को जो है दोबारा आप वहाँ पर अपील करेंगे, और फिर आपका रिजेक्शन का कारण समझा जाएगा कि आखिर आपके म्यूटेशन को रिजेक्ट क्यों किया गया है। आपके अगेंस्ट जो पार्टी है जो कि आपके म्यूटेशन रिजेक्ट कराने में मान लेते जिनका हाथ है, उनको नोटिस भी भेजा जाएगा, उनसे जवाब भी मांगा जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा प्रक्रिया जो है वो काम करता है, और उसके बाद अगर आप सही पाएंगे तो आपका म्यूटेशन का आदेश भी हो सकता है। अगला सवाल है, ये कह रहे हैं सर मेरा एक सवाल है कि मेरी एक निजी भूमि 3 डिसमिल है, नियमानुसार 5 डिसमिल हो तभी नक्शा तरमीम और सीमांकन होगा, ऐसा पटवारी का कहना है। देखें तरमीम जो है यहाँ पर अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं बहुत लोग, मैं उनको बता दूं कि ये तरमीम जो है ये करना, नक्शा तरमीम करने का मतलब होता है संशोधन करना, ठीक है, संशोधन करना, या आप कह सकते हैं सुधार करना। ये सारे इनके नाम है। मतलब बहुत लोग अब जैसे कि नक्शा तरमीम है, बहुत कंफ्यूज ना हो, और आप ये कह सकते हैं बदलाव करना भी जो है उससे संबंधित नाम वो आप दे सकते हैं बदलाव समझने के लिए। तो ये सभी जो एक तरह से इनका अर्थ है। परिवर्तन करना भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परिवर्तन करना भी कह सकते हैं। इंग्लिश में कहना है मॉडिफिकेशन कह सकते हैं, मॉडिफिकेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पर इनका जो सवाल है कि 3 डिसमिल इनकी ज़मीन है, अब मान लेते हैं ये है ना, नियम अनुसार 5 डिसमिल हो। अब ये कहना होना कि 5 डिसमिल ज़मीन होनी चाहिए। पटवारी का कहना है कि तरमीम और सीमांकन तभी होगा जब उसका मकान अब बना रहे हैं, ज़मीन का सीमांकन कैसे कराएं। ज़मीन खरीदा है परंतु पटवारी साफ साफ मना कर, अब कागज़ में 5 डिसमिल है और नक्शा में जो है वो नहीं है, परंतु पटवारी साफ साफ जो है मना कर रहा है। नक्शा तरमीम के सीमांकन नहीं होगा, नक्शा तरमीम हो नहीं रहा है कि भूमि सिर्फ 3 डिसमिल है, क्या किसी तरह से संभव है कि मेरी ज़मीन कहाँ से कहाँ तक है? नहीं, इसमें जो है जिला कलेक्टर के पास आवेदन करेंगे, ठीक है, और इसमें जो अपना समस्या जो आप खरीदे हैं, जो आपका म्यूटेशन हुआ है, वो सारा कुछ आप करवा दिखाएंगे, और साथ में यहाँ पर स्पष्ट करेंगे कि नक्शे में यहाँ पर 3 डिसमिल है, ठीक है, नक्शे में, लेकिन अपनी प्लॉट जो भी आपका एक तरह से अभी का नक्शा है और पहले का नक्शा जो होगा, बहुत पहले का पुराना कोई नक्शा होगा, है ना, अगर कभी नक्शा बदला होगा तो उससे पहले का नक्शा भी मैच करा के देख लेंगे कि उस प्लॉट का वहाँ पर वो कितना एरिया है। तो पहले जितना था अभी उतना होना चाहिए। अब किसी का जो है गलती से 3-5 बन गया होगा, नक्शा में त्रुटि नहीं होगा तो सुधार नहीं होगा, नहीं तो अगर वो सारा कुछ है, नहीं 5 होना चाहिए था, नक्शे में थोड़ी सुधार की ज़रूरत है, ठीक है, वो बगल वाले में चला गया जो भी है, तो वहाँ पर जो है वो जिसमें गया, सबसे पहले प्लॉट का सही तरीके से मेजरमेंट करना भी बेहद ज़रूरी होता है। वो प्लॉट जिसमें चला गया है ना, उसको आप तो उसी को टारगेट करेंगे। अब जिसका प्लॉट अधिक होगा, जिधर आपका प्लॉट गया होगा, जो एक तरह से एरिया है आपका, जब ज़मीन को नापा जाएगा तो वो तो ढूंढा जाएगा कि आखिर नक्शा का जो ये छोटा है तो नक्शा गया कहाँ।
तो फिर वो सुधार संभव है। तो इसलिए जब वहाँ पर आदेश हो जाएगा, जिला कलेक्टर के पास से आदेश हो जाएगा, तो वो आदेश अनुसार जो है अपना कार्य सारा आपका जो है वो रुकेगा नहीं तो फिर जितनी है उतना में ही कार्य करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो है कि ये कह रहे हैं कि मेरी माँ ने 4 मरला की रजिस्ट्री की थी और जिसको रजिस्ट्री किया वो आदमी मर गया, उसका बाद में उसकी औरत ने के नाम से 4 मरला और उसका आदमी के नाम से 4 मरला बोल रहा है। बाद में इसकी औरत ने 4 मरला बिक्री कर दिया और जो है उसका आदमी के नाम भी 4 मरला बोल रहा है। जमीन का कब्जा जो है उसमें अपने जो है यहाँ पर पति का दिया। देखें जो भी है, सीधी सी बात है, पहले तो जो भी मेरी माँ ने जो है 4 मरला का अगर रजिस्ट्री किया है ना, अब जिसको रजिस्ट्री किया वो आदमी मान लेते हैं मर गया है। अब उसकी औरत की अगर हम बात करें, बहुत लोग अगर इस जो है यहाँ पर मरला को नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, हर जगह हर क्षेत्र में जमीन के मेजरमेंट का तरीका, मापने का तरीका अलग है। हो सकता है आप जो है अगर स्क्वायर फीट की बात करें तो 1 मरला अगर यहाँ पर बात करें तो 200 एक तरह से 72.25 जो है वो वर्ग फीट होता है ना। तो उसी तरीके से आप 4 मरला की अगर कोई खरीद बिक्री किया है तो वो 1089 हो जाएगा। तो ये पूरा मेजरमेंट का तरीका है, इसको ऐसे जो है मापा जाता है। ठीक है, अब ये अगर ये हम वर्ग फीट में कैलकुलेट किए, वर्ग मीटर में, स्क्वायर में, ये सारे में अलग अलग जो है यहाँ पर मेजरमेंट होंगे। अब यहाँ पर जो सबसे पहले जो है बहुत जगह गज में मेजरमेंट किया जाता है ना। तो जो 100 गज की अगर हम बात करेंगे तो 100 गज में जो होता है 3 पॉइंट है ना 30 जो है 57 समथिंग, ये जो है एक तरह से मरला होता है। ठीक है, तो हर जगह अपना एक मेजरमेंट करने का तरीका है। लेकिन आपकी माँ के द्वारा 4 मरला अगर जमीन की रजिस्ट्री किया है तो जो व्यक्ति को रजिस्ट्री किया है उसकी औरत को 4 मरला से अधिक लेने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।